तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो अभी हम लोग यहाँ पास आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पेपर 1 अक्टूबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का प्रीवियस पेपर क्यों सॉल्व करा रहा हूँ। तो जी हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया है ग्रुप डी एग्जाम का। हालांकि ये आपका एक फ्रेश शिफ्ट का पेपर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अब यहाँ पास ये इस फ्रेश शिफ्ट पेपर सॉल्व कराने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार मैथ का स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करो कि कितने क्वेश्चन मॉडरेट बनते हैं, कितने डिफ़िकल्ट बनते हैं, कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं। मैं पहले से बोलता आया हूँ कि आप कोई भी सेक्शन का तैयारी करो, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, आप पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी बना के या फिर एक तरीका समझ लो कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है या फिर कौन सा वीकेस्ट सेक्शन है, क्योंकि आप अपना कमजोरी खुद जानते हो और अपना ताकत आप खुद जानते हो। ये कोई और नहीं जानता है कि आपके कौन सा पर्टिकुलर आपका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है। अगर आप सपोज दैट मुझे काफ़ी सारे आप लोगों को मैसेजेस मिलते हैं कि मैथ में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, किन्हीं को तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर किन्हीं को तो पूरा सेक्शन में ही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप समझ जाते हो कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो किन्हीं का ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या ज्योमेट्री को स्किप करने से आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वेल एंड गुड है कि अगर आपका काम बन जाता है कि ज्योमेट्री को स्किप करके भी अगर आपका काम बन जाता है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हर कुछ को कवर कर पाना ये मुश्किल होता है। ठीक है, मैं मानता हूं, बट स्ट्रेटजी अगर आपका सही रहे ना तो आप कुछ चीज़ों को स्किप करके भी आप अपना यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के कारण अगर पूरा मैथ सेक्शन ही अगर आपका पूरा खराब हो जाए तो ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बना के समझ के स्ट्रक्चर समझो कि कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट, कितने मॉडरेट, आपका क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करना है। ये सब चीज़ अगर आप समझ के अगर करते हो ना तो मुझे विश्वास है कि आपका मैथ कितना भी क्यों ना वीक हो, आप उसमें कम से कम अच्छा स्कोर कर पाओगे। बात समझ रहे हो? तो यही मैं बोलता हूं कि आप लोग अपने तरफ से भी, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा स्ट्रक्चर समझ के पहले से बैठे हो और तैयारी आप खूब अपने तरफ से कर रहे होंगे। तो फिलहाल इसी बार हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि एक पूरे शिफ्ट में कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और एक चीज़ और बता दूं, ये भी चीज़ आपको पता होगा, कहने को सिर्फ मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट रेलवे एग्जाम में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर 2018 की बात करें तो 30 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसलिए आप इस बात से भी अंडरस्टिमेट नहीं करना कि 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से मत अपना बैठाना, आपको अपना तरफ से सब कुछ समझ के अपना तैयारी को आगे करना है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल इस शिफ्ट में भी 28 से 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हो, देख सकते हो कि आप कितने कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और जितने लोग चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो एक बार जाके आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियोस मिल जाएगा, जितने भी मैं प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कराया हूँ। साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन क्यों आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, यदि 8, P और 17 एक पैथागोरस त्रिक है तो P का मान बताओ क्या होगा। यानी ये तीनों नंबर आपस में पैथागोरस ट्रिपलेट है, तो आपसे पूछा है P का मान बताओ क्या होगा। तो ये तो बहुत पॉपुलर ट्रिपलेट है, 8, 15 और 17 का, जो कि यही P का मान हो जा रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। अब ये ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ट्रिपलेट किसी भी नंबर का अगर आपको पता करना है कि वो नंबर किसके साथ ट्रिपलेट बना रहा है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 था, अब ये 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है तो चेक कर लेते हैं। 8 आपका एक इवन नंबर है, तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 64। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, स्क्वायर जो किए हैं ना उसका आधा कर देते हैं, यानी हाफ कर देते हैं। तो इसको हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32। अब इस 32 को ऐसे ब्रेक करना है दो भागों में जिसमें दोनों के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए। यानी 32 को इस तरीके से ब्रेक करो दो नंबर में कि दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो 2 का अंतर अगर होना है तो 2 पहले ही माइनस कर देते हैं, तो 32 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 30। तो 30 को आधा आधा बांटेंगे तो 15 और 15। अब किन्हीं में भी 2 जोड़ दो, तो ये बन गया 17 और ये बन गया 15। तो दोनों के बीच में 2 का अंतर है कि नहीं है। तो अब आप समझ गए हो, यानी 8 आपका किसके साथ ट्रिपलेट बना रहा है मिलके, 8, 15, 17। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15। क्लियर है।
अब आप बोलोगे ये तो इवन नंबर था, ऑड नंबर का कैसे करते हैं? तो ऑड नंबर का कैसे करते हैं तो ये भी देख लो। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 3 आपका एक ऑड नंबर है ना, तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करेंगे पहले। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आधा नहीं करते हैं, क्योंकि आधा करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। आप ऐसे भी याद कर लेना कि किस में इसको आधा करते हैं या फिर किस में नहीं करते हैं। अब ये देखो, अब इसमें क्या करेंगे, इसको 2 भाग में ऐसे ब्रेक करेंगे जिसमें दोनों के बीच में 1 का केवल अंतर होना चाहिए, यानी 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 पहले ही माइनस कर देंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8 को आधा आधा बांटेंगे तो 4 और 4 और किसी में 1 जोड़ देंगे, तो ये बन गया 5 और ये बन गया 4, तो दोनों के बीच में 1 का अंतर भी हो गया। तो अब आप समझ गए, यानी 3 किसके साथ मिलकर बनाता है ट्रिपलेट, 3 4 5, समझे? तो इसी तरीके से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे, आप इसे निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। रोशन के वर्तमान आयु उषा के आयु का 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक था, तो रोशन का वर्तमान आयु बताओ कितनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। मैंने आपके लिए रेशियो से आपको बताया है कि 2.5 गुना, 3 गुना, 1/3 कम कैसे बैलेंस करते हैं एज का क्वेश्चन, उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है। अब आप इस क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बनाओ। आपको पता है इसको सिंपल अगर बनाना है तो यहाँ पर रेशियो से भी डील कर लो या बेसिक से भी डील कर सकते हो। बेसिक से तो हमको समझ आ रहा है कि रोशन का वर्तमान आयु उषा के आयु पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं उषा का एज, समझना बात को, उषा का एज अगर मैं x मान लूं तो क्या बोला था, रोशन का वर्तमान आयु उषा के आयु का 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। तो देखो इसका 2.5 गुना करेंगे तो 2.5 हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल से एक वैल्यू मान लेता हूं, x नहीं मानते हैं हम लोग, इसको 2x मान लेते हैं क्योंकि इसका 2.5 गुना अच्छा हो जाएगा। तो जो अगर इसका अगर हम लोग 2x माने हैं तो रोशन का क्या एज हो जाएगा, 2.5 गुना बोले तो 5x हो जाएगा। 2.5 गुना से 4 वर्ष कम था, बस ये हो गया पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन में क्या बोला, 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले चले जाओ, पहले तो सबसे पहले तो ये 5x माइनस 12 करेंगे इसमें से भी, तो ये 16 हो जाएगा, डायरेक्ट से कर दे रहे हैं। अब क्या बोला था, 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन के आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक है। तो दोनों जगह अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो रोशन का से क्या बोला था, 1/4 से, तो देखो 5x माइनस 16 का 1/4 से 1 वर्ष अधिक है, तो रोशन में अगर 1 वर्ष अगर हम जोड़ दे तो इक्वल हो जाएगा, यानी यही इसका 1/4 था ना, तो +1 मैंने कर दिया ताकि देखो इक्वल का साइन भी तो मैंने दे दिया ना, तो 2x माइनस 12। अब देख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक था, तो 1 वर्ष अधिक करना है तो या तो रोशन में 1 साल जोड़ दो या फिर आप उषा में 1 साल घटा दो, बात घुमा फिरा के वही होने वाला है। अब सॉल्व करो। अब तो क्वेश्चन में बचा ही क्या, यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 16 प्लस 4, 4 को वहाँ भेज दे रहा हूँ, 4 2 8x और 12 चौके 48। बस सॉल्व करेंगे तो 8 में से 8x में से 5x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 12 हो जाएगा माइनस 12, और ये 48 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो ये आपका x का मान कितना आ गया, 12। मेरे से पूछा था रोशन का, यानी 12 25 60, और 60 में से 4 जाएगा 56। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। आप इसको बोलोगे कि रेशियो से कैसे डील करेंगे, तो रेशियो से भी डील कर सकते हो। रोशन का एज अगर r मान लेते हो और उषा का एज अगर आप u मान लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, रोशन का एज उषा के आयु का 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। तो देखो उषा का क्या है, 4 वर्ष कम था 2.5 गुना से, तो उषा में अगर हम 4 साल जोड़ दे तो उनके बीच में 2.5 गुना का रेशियो है। 2.5 गुना का रेशियो मतलब समझ रहे हो ना, 5/2 का रेशियो बन रहा है। ये देखो पहला बन गया, इक्वेशन यहां से तैयार हो गया। अब 12 वर्ष पहले की बात करें तो 12 वर्ष पहले तो घटा दो, तो उषा में भी 12 साल घटा देंगे तो ये 12 साल पहले से घट जाएगा। अब क्या बोला था, देखो 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन के आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक है। तो देखो उषा का 1 वर्ष अधिक है ना, तो उषा में 1 साल हमको घटाना पड़ेगा, तब जाके 1/4 का रिलेशन बन रहा था, रेशियो, यानी 1/4 का रेशियो बन रहा है ना, तो ये 4:1 का बन गया। तो लो ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन अब यहाँ से डील कर लो। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कुछ बिना समझे। ये आपको पता है जब a + 1/a इक्वल टू समथिंग n है, अगर आपसे पूछ ले a³ + 1/a³ का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं n का क्यूब, अब प्लस है तो -3 × n।
डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। अलजेब्रा का मेरा जाकर वीडियो देख लेना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बेसिक से पूरा जो भी है सब कुछ है, ठीक है। तो इसी को डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, n का क्यूब यानी √3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस 3√3 यानी ये कट जाएगा तो 0, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था ग्रुप डी एग्जाम में, NTPC CBT 1 एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पर क्या बोला है, इस नंबर, ये जो नंबर दे रखा है ना 1 सेकेंड, ये जो नंबर दे रखा है ना 3 7 2 8 4 5 6, आपसे बोला है कि इसमें 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा है। तो अंकित मान मतलब क्या होता है, फेज वैल्यू, और स्थानीय मान मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो इन 7 का फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग पूछा है। तो ये रहा 7, तो इसका फेस वैल्यू तो 7 का 7 ही रहेगा, बट इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, तो 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो। तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर एग्जामिनर किस तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन में, तो कैसे घुमाएगा, आपको यहाँ योग ना देके गुना करवाएगा, भाग करवाएगा, प्लस माइनस कुछ भी करवा सकता है। क्लियर है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, यानी 729 के ऐसे कितने फैक्टर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताना है। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको टोटल फैक्टर निकाल लेना है। टोटल फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3 के पावर में 6 रखेंगे तो क्या आता है 729। अब इसका टोटल फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, n+1 यानी पावर में जो भी रहेगा +1 कर देते, तो पावर में 6 है तो 6 + 1 यानी टोटल इसके गुणनखंड कितने होंगे, 7 होंगे। तो आपसे पूछा था कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि एक पूर्ण वर्ग है यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर पूछे चाहे परफेक्ट क्यूब पूछे, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए 2 से भाग देते हैं और क्यूब के लिए 3 से भाग देते हैं ना। पर्टिकुलर इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो बस इसके टोटल फैक्टर में 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 3.5। तो 3.5 है ना, तो इसको होल नंबर लो, केवल होल नंबर, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ऐसे इसके परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, 3 होंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसे पूछता परफेक्ट क्यूब तो फिर क्या होता, अगर पूर्ण घन पूछता तो फिर 3 से भाग देते हैं तो फिर कितना आता, 2 पॉइंट समथिंग आता, तो फिर 2 हो जाता है यहाँ पास। क्लियर है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाएं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि का समान थी और इसका कोण 120 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका आपको दे रखा है ये 12 है और ये 8 है। इसी रेक्टेंगल से एक आपका मतलब इसी रेक्टेंगल को मोड़ मार कर जो भी कर एक आपका रोम्बस बनाया गया जिसका परिधि समान है। तो पहले तो आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ यानी 2l + b होता है ना। तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 20 का डबल 40, यानी अगर इसका पेरीमीटर 40 है तो इसका भी पेरीमीटर कितना होगा 40। और समचतुर्भुज आप जानते हो चारों साइड बराबर बराबर होता है। अब क्या बोला था कि जब इसका एक समचतुर्भुज बनाया गया तो और इसका एक कोण 120 डिग्री भी दे रखा है, यानी इसका एक एंगल भी दे रखा है 120 डिग्री। मान लो सपोज दैट यही वाला एंगल आपको दे दिया 120 डिग्री, तो आपसे एरिया पूछा तो आप नहीं निकाल लोगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी 2 साइड के बीच का जब एंगल दे दिया जाए तो आप कोई भी ट्रायंगल का या फिर कोई भी त्रिभुज का आप एरिया निकालना जानते होंगे, तो बस निकाल लो किसी भी का। जैसे कि आपको पता है समचतुर्भुज में ये विकर्ण यानी एक डायगोनल 2 भाग में बराबर बराबर बांटता है कोई भी त्रिभुज को, समझ रहे हो ना। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि कोई एक ट्रायंगल है, इसका एंगल अगर ए है, इसका एंगल बी है, ठीक है, और इसका एंगल सी है, तो इसके सामने वाला साइड अगर मैं ए मान लूँ, इसके सामने वाला साइड अगर मैं बी मान लूँ और इसके सामने एंगल सी के सामने वाला साइड अगर सी मान लूँ, तो अगर मेरा को अगर निकालना है कोई भी 2 भुजा का बीच का एंगल दे दिया जाए तो हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बी सी, ठीक है। ये वाला अगर मैं 2 भुजा को लेकर अगर बनाऊँ तो ये हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए। बोलो ये पता है कि नहीं पता है। तो बस यही वाला लगा देंगे, जो भी 2 साइड का भुजा दिया होगा उसका एंगल लगा के निकाल देंगे। समझ गए। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे ही अगर आपको पता है
जो समचतुर्भुज बना था, ये देखो जो समचतुर्भुज बना था, ये 120 अगर दे रखा है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये आधा है, तो बस इसका एरिया आप नहीं निकाल लोगे। जब इसका एरिया निकाल लोगे तो इसका 2 गुना कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ 10 गुना 10, और ये देखो साइन 120, साइन 120 बोले तो साइन 120 का मान कितना होगा, साइन 90 + 30 यानी कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, यानी √3/2। सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा, यहाँ से काटेंगे ये 5 आएगा, तो 5 × 5 = 25 यानी 25√3 आ जाएगा इतना का एरिया। तो ये 2 भागों में बराबर बराबर बांटता है, तो 2 से और गुना कर लेंगे, यानी 25 × 2 = 50, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला है कि ए को उसके पिता का संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान करता है, और उसने दान 16,858 रुपये दान किया है, तो उसने अपने पिता का संपत्ति से कितने रुपए मिले बताओ। जल्दी से बता दो, जल्दी से, जैसा चाहो वैसा बनाओ। रेशियो से बनाना, रेशियो से बनाओ, डायरेक्ट वैल्यू लेना, वैल्यू ले लो। तो 2/5, देखो अगर उसको 2/5 उसको अपना मतलब अपने उसके पिताजी के हिस्सा में मिला, अब उसमें 2/5 में तो आपको पता है ना नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, टोटल। तो इस 2/5 में उसको 5 में से 2/5 भाग मिला, अब उसमें से वो 1/3 दे दिया, समझना 1/3 अगर दे दिया तो यानी 1/3 ही दान किया है, जो कि किसके बराबर है, 16,858 के बराबर है। तो यार इसी को तो ये आपको इतना दे रखा है, समझना 1/3 दान कर देता है, तो यानी मैं कहना चाहता हूँ कि उसको टोटल कितना मिला था, 3 यूनिट। 3 यूनिट में वो 1 यूनिट दान कर दिया, और 1 ही यूनिट का वैल्यू इतना के बराबर है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपसे पूछा था कि उसने अपने पिता का संपत्ति से कितने रुपए मिले बताओ। तो 1 यूनिट का मान अगर आपको दे रखा है, तो 3 यूनिट का मान आप नहीं निकाल लोगे बड़ी आसानी से, तो 3 से बस गुना कर दो यार, यही तो क्वेश्चन है। यानी 16,858 को गुना करेंगे 3 से, तो 8 या 24 यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो सीधा आंसर पता चल जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक थैली में नीली और लाल गेंद का नियत अनुपात में है। जब इसमें से 84 लाल गेंद थी और नीली गेंद संख्या 36 था, यदि नीली गेंद की संख्या अगर 54 है तो थैली में कितने लाल गेंद होनी चाहिए। तो देखो ये रहा ब्लू और ये रहा रेड, इनके बीच में रेशियो एक टाइप का दे रखा है कि जब लाल गेंद 84 है तो नीला गेंद 36 है, यानी इस रेशियो में है। तो इस रेशियो को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 12 से काटेंगे, 3:12 = 84, यानी 3:7 के रेशियो में आपका ब्लू और रेड बॉल है। आपसे बोला है कि अगर नीली गेंद की संख्या अगर 54 है, यानी ये 3 का वैल्यू अगर 54 के बराबर है, तो लाल का मान बताओ। तो 3 का मतलब 54, तो इसका मतलब कितना गुना है, 18 गुना है। तो भाई इसका भी 18 गुना कर दो, तो 18 × 7 कितना हो जाएगा, 126, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन, 250 पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 सालों का प्राप्त ब्याज कितना होगा बता दो। तो टोटल ब्याज पूछा है, तो रेट आपको पता है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9%। तो इसी का 250 का 9% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 250 × 9, आपको इसी का तो परसेंटेज पूछा है, तो 50 से काटेंगे 2 और 5, जैसे करना करो यार, 45/2 यानी 22.5 रुपये, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देख लो कैसे कैसे शिफ्ट में पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये ऐसा मत सोचना है कि ये इजी क्वेश्चन है, आपको इजी क्वेश्चन नो डाउट मिलेंगे आपके भी पेपर में, बट वहाँ पर मॉडरेट, डिफिकल्ट, ट्रिकी टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं करता है कि पूरा का पूरा डिफिकल्ट दे देता है, वो पूरा बैलेंस करके देता है ताकि वो बच्चे को गुमराह कर सके अपने नज़र से, अपने तरीके से, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको गुमराह नहीं होना है, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कि हाँ कोई अगर ट्रिकी है तो उसको छोड़ेंगे और आगे को बनाएंगे, बात समझे। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो, XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x 90 डिग्री है। भुजा XY की लंबाई 6 सेंटीमीटर और भुजा YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज XYZ का अंतवृत्त का केंद्र C है तो अंतवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट हम लोग कई बार बनाए हैं ज्योमेट्री में, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है x पर, यानी ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, XY का लंबाई 6 है
वाई जेड का लंबाई 10 है, तो आप बता दो ट्रिपलेट के हिसाब से 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है। अब क्या बोला, इसके अंदर में एक अंतवृत्त केंद्र सी है, यानी ये समझो कि इसके अंदर में एक सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट आपको सी दे रखा है। हमसे क्या पूछा था कि अंतवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का अतिरिक्त क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर बताओ। यानी आपसे ये सर्कल का अंदर का एरिया नहीं पूछ रहा, आपसे इसका बाहर का एरिया पूछ रहा है, समझे। तो आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। सर्कल का अगर रेडियस देखो, इसमें इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सब समझ लो। जैसे कि इस सर्कल का रेडियस पहले कितना हो जाएगा, कोई समकोण के अंदर में, अगर आपको समकोण के अंदर में कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस अगर आपको पता करना है तो कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो P प्लस B माइनस H/2, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस H/2 कर देंगे। यानी 8, 6, 14, 14 में से 10 जाएगा 4 और 4 का आधा करेंगे 2, यानी इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 2 होगा, ठीक है, त्रिज्या यानी 2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। डायमीटर की बात करें 4 हो जाएगा। अब जब आपको रेडियस निकल के आ गया तो आप एरिया भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे को आप लोग पहले बता दो इसका एरिया। मेरे से एरिया थोड़ी पूछा था, मेरे से तो ये बाहर का पूछा था ना एरिया, ये सब। तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम पूरा ट्रायंगल का यानी पूरा त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाफ क्या होता है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो जाएगा 8, 6, 48, 48 का आधा 24। तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 24, और 24 में से अगर हम सर्कल का एरिया माइनस कर दे यानी 4 पाई को माइनस कर दे, तब मेरा बाहर का आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 माइनस 4 पाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, मैं यही केवल बताना चाहता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो आप सभी को पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब देखो कोई भी कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये सब आपको पता होना चाहिए। जब कोई ट्रेन अगर आपका किसी पोल को जब पार करता है तब उस समय डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेन का लंबाई होता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्पीड मेरे को दे रखा था 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। डिस्टेंस आपको पता है, ट्रेन का लंबाई दे रखा था 152.5 और प्लेटफॉर्म का लंबाई मैं खुद से मान लेता हूँ x है। बस ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने बैठ जाओ जल्दी जल्दी। तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से काट लेते हैं, एक बार 3 से काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 गुना 95, यानी 95 गुना 13, तो कितना होगा 13 × 5 = 65 और 6 13 117 123 ये हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा, तो 152.5 गुना 2 यानी 305 प्लस 2x। तो इसमें से 305 अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 039, ये 930 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2, 8 और 6 और 5, यानी x का मान कितना आ गया 465। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी सॉल्व कर लेना। पूर्णमास का अच्छा से ध्यान देना, मैंने बहुत अच्छे से तरीका बताया है। देखो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में फिर से नो डाउट आपके सिंप्लीफिकेशन पूछे जाएंगे और लेंदी भी पूछे जरूर जाएंगे। तो अच्छा से बनाना, एक बार में आंसर हमेशा लाने का कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा समय लगे 2-4 सेकंड, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मगर आंसर एक बार में आना चाहिए। तो बोर्ड मास का ध्यान देना। देखो पहले स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे जिसका ऊपर बार है, तो 7 से 5 जाएगा 2। अब 5/2 गुना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 हो जाएगा। 20 में से 5 जाएगा 15, 15 को 15 से गुना करेंगे 225। अब ये 26 अगर देखो माइनस में था, 26 इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 199 माइनस में, और चूंकि ये प्लस है तो इसमें से और 10 माइनस करेंगे तो यानी 189 माइनस में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख लो कितना कितना रहता है। तो ध्यान से देखना,
देखो ये अंदर का ब्रैकेट है, तो पहले आपको इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 4 11, 44 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर 7 से गुना हो जाएगा तो माइनस यानी 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंप्लीफिकेशन का देखो क्वेश्चन कितना बना, 2 हो चुका है। ये देखो ये क्वेश्चन को डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये रेलवे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था। हो सकता है ऑप्शन या डेटा में कुछ गलत होगा, आप लोग देख लो एक बार। पैटर्न समझाने के लिए सब दिखा रहा हूँ। 3 हो गया, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से फिर से। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट देख लो कितने, एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ हो गया, ये पूरा एक साथ इतना हो गया और ये इतना हो गया। देखो आप ऐसे कर लगो ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो ये 23 हो गया, 23 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 3 9, यानी ये सॉरी यहाँ ठीक है 11 9 20 हो गया, और ये 8 था और ये 12 था। तो देखो ना ये कितना हो गया 12 और 12 12 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हो गया, और अब इसको भी आप सिंप्लीफिकेशन ही मान लो। तो 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि 5 नंबर तो ऐसी ऐसी उठते हैं सबके। तो यही सब चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल 32% ऑफ 56, यानी 56 का 32% निकालो या फिर 32 का 56% निकालो, कोई बात फर्क घुमा फिरा के वही है। तो एक संख्या का, सॉरी निकालने नहीं बोला, एक देखो इसी में गड़बड़ी जाता है। एक संख्या का 32% है 56, तो वो संख्या बताओ कितना है। मुझे लग रहा था कि 56 का 32% निकालना है, ठीक है। तो देखो 32% अगर 56 के बराबर है तो आपसे 100% का मान पूछा था ना, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। तो ऐसे ऐसे भी सिली मिस्टेक हो जाते हैं एग्जाम में। तो 8 और 7 यानी 25 गुना 7 175। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदु का अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील अगर 1.61 किलोमीटर के बराबर है तो भूमि से जहाज का लगभग दूरी किलोमीटर में बताओ कितना होगा। बताओ, यानी एक समतल सड़क यानी एक प्लेन सड़क है जिसमें से जहाज सड़क के ऊपर एक समान दिशा स्थित 2 बिंदु, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा ऊपर से। जैसे कि मान लो यहाँ है, ठीक है, जहाँ तो 2 ठो देख रहा है। अब देखो, ठीक है, तो ये मान लेते हैं 45 डिग्री बनाया है अवनमन कोण, और ये है 30 डिग्री का। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील, यानी 1 मील बोले तो कितना है 1.61 किलोमीटर है, ठीक है। और किलोमीटर में ही मेरे को डील करने भी बोला है क्वेश्चन में। तो भूमि से जहाज का लगभग दूरी बताओ कितना है, यानी यही वाला हाइट आपसे सिंपली पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। अब आप इसको जैसा चाहो वैसा बनाओ। अगर मैं इसका डिस्टेंस को अगर x मान लूँ यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ तक का तो डिस्टेंस मेरे को पता है, अगर इतना अगर x मान लूँ तो इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करके आपको पता है इसका भी हाइट आपका x हो जाएगा, नो डाउट। अब इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्ट, बात समझ रहे हो ना। तो x बाई 1.61 प्लस x इक्वल टू 1030 बोले तो 1/√3। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पूरे अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये केवल मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि किन्हीं को जिनका थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक होता है ना मैथ, उनको एटलीस्ट समझ आ जाए कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। बात बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3x, और ये आ जाएगा 1.61 प्लस x। अब यही x वहाँ चला जाएगा, तो ध्यान से देखो ये x अगर वहाँ चला जाएगा तो वहाँ पर x क्या हो जाएगा, x मैं डायरेक्ट कॉमन ले ले रहा हूँ तो 1, देखो √3 का भी मान मैं लिख देता हूँ 1.732 और -1 इक्वल टू 1.61। क्लियर है सभी को। तो देखो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1.732 में से 1 माइनस करोगे तो केवल मेरा 0.732 ही बचेगा। तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1.61 डिवाइडेड बाई 0.732। अब आप इसको सॉल्व करो। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना नियर अबाउट, अब ध्यान से देखना, देखो इसको समझो, आप अप्रॉक्सीमेट से भी आप थोड़ा समझ सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो पॉइंट से अगर मैं पॉइंट को हटाना को कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका √3 का मान अगर परफेक्ट वैल्यू की बात करें तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, केवल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखा है, ठीक है। तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करना चाहो तो आप एक बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 16 और 7, समझ आ रहा है, 16 और 7 पॉइंट को अगर मैं इग्नोर कर रहा हूं तो 7 2 14, यानी आंसर तो 2 के ऊपर ही होगा। 7 2 14, 14 के बाद 2 बच रहा है, 2.2 के नियर अबाउट आ रहा है या नहीं आ रहा, बस केवल इतना देख लो।
क्योंकि इस 16/7 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 7 2 14, फिर 2 पॉइंट लग रहा है 2 के बाद फिर से 7 2 14, यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2.2 ही दिख रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बात को समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटे भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप तब समय पर चालू किया जाता है जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा बताओ। तो सिंपल, ये आप 42 घंटे में भर रहा है, ये 56 घंटे में भर रहा है। देखो ये भरने वाला है और एक खाली करने वाला था, ध्यान दीजिएगा ये खाली करने वाला है तो इसलिए माइनस का साइन देना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। टोटल वर्क आप निकाल सकते हो इसका एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7 6 42 और 8 7 56 और 8 4 32, यानी 3 गुना 7 और गुना 4 और 4 16, ये इसका हो गया टोटल यूनिट। हम मान लीजिए इतना है, तो इसका मतलब ये कितना यूनिट भर पा रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ से हो जाएगा 21 गुना 16 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट गुना ही कर लेते हैं 336, यानी ये एक दिन में कितना काम कर पाएगा 8 यूनिट भर पाएगा। ये कितना यूनिट आपका भर पाएगा 6 यूनिट। अब ये कितना यूनिट खाली कर पाएगा, तो देखो ध्यान से देखो 16 2 21 और आधा यानी 10.5 ये खाली कर रहा था, ध्यान दीजिएगा ये खाली कर रहा था और ये दोनों भरने वाला है। तो तीनों एक साथ जब काम करेगा तो देखो 8 6 14 यूनिट भरेगा और 10.5 खाली होगा, यानी ओवरऑल आपका कितना भर आएगा टंकी में पानी 3.5 यूनिट भरा पाएगा। तो कितना समय लगेगा यही सॉल्व करना था, यानी 3.5 से इसको काट देते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 लग जाएगा, तो 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काट देते हैं तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 5 यानी कितना आ गया 48 गुना 2, यानी 48 गुना 2 56, यानी सॉरी 96 घंटा लगेगा। यानी 96 घंटा कितना होता है एक दिन में 24 घंटा, यानी 4 दिन लग जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो कि आपका डिस्क्रिपेंसी घोषित किया गया था, यानी ये भी क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया था रेलवे की तरफ से। क्या क्वेश्चन में गलत है, आंसर ऑप्शन में गलत है, पता नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। एक संख्या ए बी सी डी ऐसी है कि जिनका समग्र औसत 23 है और ए बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का औसत बताओ कितना होगा। तो देखो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर इनका औसत अगर 23 है तो इनका सम कितना हो जाएगा 23 गुना 4, तो 4 3 12 4 2 8 9, यानी ये 92 हो गया इनका सम। अब इनका औसत ए और बी का औसत दे रखा है, यानी सम कितना हो जाएगा ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 19 38 ये 39 हो जाएगा। तो 39 में से माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 और 8 से 3 जाएगा 5, यानी 53 हो जाएगा। यानी सी प्लस डी का सम हो जाएगा 53। तो मेरे से औसत पूछा था तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना जाएगा 26.5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा बताओ। तो देखो जब क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी अगर बी एक यूनिट काम करेगा तो ए आपका 4 यूनिट काम करेगा। ये इफिशियंसी दे रखा है, क्षमता दे रखा है। आपको पता है क्षमता क्या होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर टाइम का रेशियो पता करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 दिन में काम करेगा तो वही काम वो 4 दिन का समय लेगा। समझो इनके बीच में डिफरेंस टाइम का कितना है 3 यूनिट का डिफरेंस है, और यही 3 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है 60 दिन के बराबर है। क्योंकि क्या बोला था, इसलिए वो एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। 60 दिन पहले मतलब समझ रहे हो ना, तो 3 का मतलब 60, तो 3 का मतलब 60, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा 20 दिन। तो इसका मतलब ए अगर आपका 20 दिन का समय ले रहा है तो बी आपका कितना लेगा 80 दिन का समय। आपसे पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। अब आपको पता है 2 लोगों का काम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, तो 20 गुना 80/100। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको बताने का ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो 16 दिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, फिर से देखो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य को पूरा करें तो 54 दिन लगेंगे, केवल बी और सी करे तो 90 दिन लगेंगे। यदि बी ने अकेला कार्य को किया तो उसे पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा बताओ। तो फिर से वैसे ही कुछ करना नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, ये 45 दिन इनको लग रहे थे। अगर ए प्लस बी अगर सिर्फ करना चाहे तो 54 दिन का समय लग रहा है, और यहाँ पर बी प्लस सी अगर करना चाहे तो कितने दिन लग रहे हैं 90 दिन लग रहे हैं।
तो टोटल वर्क आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो 9 गुना 5 और 9 गुना 6 और 9 गुना 10 यानी 9 तो आएगा ही आएगा। यानी यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया और यहाँ 10 हो गया। तो 10 5 60 यानी ये हो गया 540। इसका मैं टोटल यूनिट ले लेता हूँ। तो 540 का मतलब ये कितना काम कर पाएगा? 90 6 यानी 12 कर पाएगा, ये 10 कर पाएगा और ये लोग मिलकर आपका 6 यूनिट काम कर पाएगा। यानी जब तीनों लोग मिल के काम कर रहे हैं तो 12 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ए और बी मिल के काम कर रहा है तो 10 कर पा रहा है। तो इसका मतलब सी कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। बात समझ गए? अब वैसे ही देखो, जब सी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है और बी और सी जब 6 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें सबको पता सी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी इसका मतलब 4 यूनिट काम कर पाएगा। बोलो क्लियर है ना? 4 यूनिट काम कर पाएगा। तो आपसे पूछा था कि बी अगर अकेला काम करना चाहे तो कितना समय लेगा? तो 540/4 तो कितना हो जाएगा? 270 का आधा करेंगे 135, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। आपसे 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 11 और 9 है, तो चिराग का वर्तमान आयु बताओ कितना होगा? तो ये तो सिंपल है आपका, ये आपका सुरेश और चिराग यानी एस फॉर सुरेश और ये चिराग सी फॉर चिराग, इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। 3 साल बाद यानी 3 ईयर आफ्टर है। आफ्टर का क्या रेशियो दे रखा है? 11 और 9 का। हम लोग पहले क्या चेक करते हैं? देखो कितना का डिफरेंस दिख रहा है एज में। एज का डिफरेंस आपको पता कभी भी एक बराबर रहता है, चाहे आप 3 साल मेरे से छोटा हो चाहे 3 साल मेरे से बड़ा हो, एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। तो वैसे ही अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 का गुना कर देते हैं, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 यहाँ लिख देते हैं और उसी तरीक़े से 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 से 9 हो रहा है और 10 से 11 हो रहा है। तो यही जो 1 यूनिट है वो कितने साल के बराबर है? 3 साल के बराबर है, क्योंकि 3 साल बाद का था। तो 1 का मतलब 3। तो हमसे पूछा था चिराग का वर्तमान आयु, तो चिराग का वर्तमान आयु यानी 8 यूनिट का वैल्यू पूछा था। तो 1 का मतलब 3, तो 8 का मतलब 3 यानी 8 गुना 3 24। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये में अगर 21 रुपये का ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज का प्रति वर्ष दर बताओ कितना होगा? तो देखो ये 3 महीने के लिए निवेश किया जा रहा है। तो 3 महीने के लिए, तो आपको तो पता है ब्याज हम लोग जो गणना करते हैं हमेशा साल के तौर पर करते हैं, जितना भी कैलकुलेशन होता है वो साल पर होता है। तो 3 महीने यानी अगर मैं बात करूँ, देखो 12 महीने 1 साल के बराबर होता है। तो 1 महीने का मतलब कितना हो जाएगा? 1/12 साल के बराबर। तो 3 महीने का मतलब समझो कितना हो जाएगा? 1/4 साल के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि रेट इनटू टाइम यही टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के कंपेयर कर लेंगे, बात खत्म। समझे? यानी 21 आपका 875 का जितना रेट ऑफ परसेंट होगा वही चीज़ मेरे को समय दे रखा था 1/4 इंटू रेट। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ख़त्म। तो यहाँ पर काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 या 75 और 12 और ये 5, 7 से काटेंगे 5 बार में, ये 3 बार में। और कुछ कट रहा तो काटते चलो। यहाँ से 4 चक्कर 16 कट नहीं रहा, 16 16 तो ये 48 यानी 48/5 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म का सिर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो यदि प्लेटफॉर्म का टावर अगर 40√3 मीटर दूर है तो टावर की ऊंचाई बताओ कितनी है? तो देखो 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म का सिर से, यानी मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर से आपका कोई एक टावर को दिखा गया है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको यहाँ से। ये 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म का लंबाई भी दे रखा था आपको। अब क्या बोला? यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का दूरी भी आपको दे रखा था 40√3। हमसे यही वाला तो पूछा है कि आपका क्या पूछा था? आपसे पूछा है कि यदि प्लेटफॉर्म के 2 दूर है तो टावर का लंबाई पूछा, ठीक है, टावर का लंबाई यानी इसका पूरा निकालना है और ये भी दे रखा है 30 डिग्री। सॉल्व नहीं कर लोगे बड़ी आसान से? ये 8 तो आपको पता है, ये अगर जितना नीचे है तो उतना ऊपर में भी वही होगा 40√3। हमको ये वाला मान चाहिए, x का मान निकाल लो, यानी जोड़ देंगे फिर बाद में। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी x + x/40√3
और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, यानी x का मान कितना आ गया 40। तो ये 40 अगर इतना है और ये 8 को जोड़ेंगे यानी 48 टोटल टावर का हाइट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आप रेशियो से भी बना सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, देख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी से। आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन मैथ में भी बनते हैं और रीजनिंग से भी बनते हैं। तो मैथ में देख लो, प्रश्न जैसे दिया गया है कि 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बताना नहीं है, केवल बताना है कि आप इसका आंसर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। जैसे कि 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों का कुल संख्या बताना है। तो पहला कथन में क्या बोला है कि 80% छात्र पास हुए हैं। तो क्या पहला कथन से आप बता पाओगे कि 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में बोल रहा है कि 80% छात्र पास हुए हैं, कोई हम बता नहीं पाएंगे। दूसरा कथन को सिर्फ अगर यूज करेंगे तो क्या बोला है, पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कों की संख्या समान है। अब क्या बोला, पास हुए छात्रों में लड़का और लड़कों की संख्या समान है। तो सिर्फ कथन 2 का भी यूज करके आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पास हुआ कितना है। जब दोनों को अगर हम यूज करें तो आपको पता है कि 80% छात्र पास हुए हैं। अब 80% छात्र अगर मेरा पास हुए हैं और 20% अगर फेल हुए हैं, और दूसरा कथन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि इसमें से जो 50-50% जो बॉयज और गर्ल्स है वो पास हुआ है, ठीक है। मगर मेरे से पूछा क्या था कि टोटल क्लास की संख्या बताओ। तो क्या यहां से भी कहां पता चल पा रहा है, यहां से हमको टोटल प्रतिशत और प्रतिशत में ही तो रखा है ना कि पास हुए छात्रों में लड़का और लड़कों की संख्या समान है। तो यहां पर भी कहां पूरा क्लियर हो पाया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने। तो मतलब ये दोनों आपका पर्याप्त नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर एक भी वैल्यू मिल रहा था तो फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका DI का क्वेश्चन है। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर DI के भी क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। ये आपको दे रखा है कोई पाई चार्ट 2012 का, भारत में विभिन्न राज्यों का चावल का खपत का आंकड़ा दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो रायपुर, नागपुर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि 2012 में चावल का कुल खपत 2 लाख टन है, ठीक है, 2 लाख टन है, तो अकेला चेन्नई में चावल का खपत कितना है। तो 2 लाख टन अगर है तो ये 2, 3, 4, 5, तो इसमें से हैदराबाद पे पूछा है ना, क्या पूछा, चेन्नई में, सॉरी चेन्नई में। तो चेन्नई में 30% का खपत है, तो 30% इसका निकाल दो। हम टन को टने में रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 गुना 2 यानी 60,000, यानी 60,000 टन का खपत है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमेशा की तरह आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये भी DI का क्वेश्चन है, और अगर बात करें ग्रुप डी में 2018 में मैक्सिमम शिफ्टों में 2 DI के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो देख लेना। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये पूरा शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराने का मेरा मकसद सिर्फ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये चीज़ भी आप ही जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है या फिर वीकेस्ट एरिया कौन सा है। आप अपना ताकत और अपना कमजोरी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो आपका कमजोरी है, तो आप देखो उस कमजोरी को स्किप किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। स्किप किया जा सकता है तो वेल एंड गुड है, और जो ताकत है उसको अपना ताकत को और बढ़ाओ। और अभी इस वक्त जितना आपके पास समय बचा है ना, मुझे लगता है कि अब आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपने बस केवल पढ़ रखा है, सिर्फ उसको अपना प्रैक्टिस में लेके आओ, बाद बाकी सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास इस बात पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा सेट पेपर को सॉल्व कराने का मेरा मकसद था। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने तरफ से पूरा खूब दम लगा के पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। जितना सेट पेपर सॉल्व कर सकते हो करो। NTPC CBT 1, CBT 2, RRB ग्रुप डी, काफ़ी सारे सेट पेपर अवेलेबल आपके पास है। जितना सॉल्व आप कर सकते हो करो। अब मेरा चैनल खुद का बात करें तो मेरा खुद का चैनल रेलवे एग्जाम पर ज़्यादातर वीडियोज़ मैंने बनाया है। अगर आपको मैथ में अगर आपको चाहते हो कि हर कुछ कंप्लीट करना, तो एक बार जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, या फिर इनफैक्ट मेरे चैनल पर लिमिटेड वीडियोज़ है। लिमिटेड वीडियोज़ को आप अगर कवर करना चाहो तो आप इजीली कवर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरा चैनल को अगर अच्छे से अगर आप पूरा फॉलो कर लियो ना, तो मुझे यकीन है कि आपको फिर कहीं दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।